गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आनंद शर्मा, प्रवक्ता विद्युत, श्री गोकुल वर्मा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भरतपुर। आज विद्युत अभियांत्रिकी के एक महत्वपूर्ण विषय EE 304 इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन एंड ड्राइंग के यूनिट नंबर 5 सिंपल अलार्म एंड सिग्नल सर्किट्स के विषय में इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करना चाहूँगा। पूर्व के वीडियो लेक्चर में हमने बेसिकली जो एसेसरीज थी विद्युत वायरिंग में जो हम प्रयोग में लेते हैं, जो नियम हम फॉलो करते हैं और क्यों फॉलो करते हैं, इसके विषय में डिस्कस किया था। तथा पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक सिंपल जो हमारी प्रॉब्लम थी जिसमें हमें एक लैंप को एक स्विच से कंट्रोल करना था, उसके लिए हमने एकल परिपथ आरेख, योजना आरेख और हमने वायरिंग कंप्लीट वायरिंग डायग्राम उसका डिज़ाइन किया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम इसी प्रकार से कुछ छोटी प्रॉब्लम्स को अपने डिज़ाइन करेंगे सर्किट को, कि कैसे हम वायरिंग की लूपिंग प्रणाली का उपयोग करते हुए हम एक अपना सिंपल वायरिंग डायग्राम और जो योजना आरेख है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज की प्रॉब्लम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो प्रॉब्लम हम देखनी है उसमें हमें दो लैंप को एक साथ एक स्विच से नियंत्रित करने हेतु वायरिंग हेतु लूपिंग प्रणाली का उपयोग करते हुए योजना आरेख, वायरिंग आरेख व एकल परिपथ आरेख हमें इसका डिज़ाइन करना है। तो जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हमारा जो योजना आरेख है वो सर्किट की ऑपरेटिंग डिटेल्स को दर्शाने के लिए हम जो आरेख बनाते हैं या ड्राइंग बनाते हैं वो योजना आरेख हमारा कहलाता है। यह आरेख मुख्य रूप से जो इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स या लोड पॉइंट्स के जो कनेक्शन हैं उनको पूर्ण रूप से दर्शाने के लिए काम में लिया जाता है। इसी प्रकार से जो वायरिंग आरेख होता है वो योजना आरेख के व्यवहारिक कार्यान्वयन को दर्शाता है। इसमें वास्तविक जो विद्युत कनेक्शंस हम करते हैं सर्किट में उसको कैसे हम विद्युत भार के जो कनेक्शंस या पॉइंट्स होते हैं उन पर कैसे हम करते हैं, पूर्ण रूप से इक्विपमेंट्स का या एसेसरीज का उपयोग करते हुए वो इस वायरिंग डायग्राम या हम जो वायरिंग आरेख कहें उसमें हम दर्शाते हैं। तो इस प्रॉब्लम में मुख्य रूप से जो एसेसरीज या इक्विपमेंट्स की आवश्यकता हमें पड़ेगी, तो हम देख लेते हैं क्या क्या हमें आवश्यकता पड़ेगी। मुख्य रूप से इसमें हमें दो लैंप की आवश्यकता पड़ेगी, जैसा कि प्रश्न में हमें दर्शाया हुआ है, दो लैंप तथा हमें एक स्विच, सिंपल हम वन वे स्विच काम में ले सकते हैं इसके लिए। और इसके अतिरिक्त हमें वायर्स या कंडक्टर्स की आवश्यकता पड़ेगी जिससे हम ये सर्किट डिज़ाइन कर सकें। और सर्किट डिज़ाइन करने में सबसे पहले हम इसका योजना आरेख बनाएंगे। बेसिकली इसमें जो दोनों लैंप कंट्रोल होंगे एक स्विच से वो पैरेलल कनेक्शन में होंगे, जिससे कि दोनों लैंप अपनी पूरी एफिशिएंसी पर वर्क कर सकें। सबसे पहले जो हम इसका देख लेते हैं योजना आरेख किस प्रकार से होगा। तो बेसिकली ये इसका योजना आरेख है। योजना आरेख में हमने जो स्विच है उसको फेज़ वायर से, क्योंकि हम AC सप्लाई प्रयोग में ले रहे हैं, स्विच के एक टर्मिनल को हमने फेज़ सप्लाई से जोड़ दिया है। इसी प्रकार से स्विच का जो सेकंड टर्मिनल है वहाँ से दो वायर निकालकर हमने इंडिविजुअल जो हमारे लैंप हैं, जो कि हमें लैंप L1 और L2 से दर्शाए हुए हैं, उनके एक टर्मिनल पर हमने उस फेज़ वायर जो हमने स्विच के सेकंड टर्मिनल से निकाला था उसमें पैरेलल रूप से संयोजित कर दिया है। लैंप के जो दोनों बाकी बचे टर्मिनल हैं इंडिविजुअल, जो कि लैंप L1 का जो एक टर्मिनल बच गया था और L2 का एक टर्मिनल बच गया था, इसको डायरेक्टली हमने न्यूट्रल वायर से जोड़ दिया है। तो ये L1 और L2 ऐसी अवस्था में पैरेलली कनेक्टेड रहेंगे स्विच से। स्विच को जब भी हम ऑन पोजीशन में लाएंगे, सर्किट कंप्लीट होने पर दोनों बल्ब या दोनों लैंप एक साथ ही जलेंगे। इसकी वर्किंग को हम देख लेते हैं। सबसे पहले, क्योंकि हमारी जो फेज सप्लाई है वो स्विच के एक पॉइंट तक अवेलेबल है, हमें जैसे ही हम स्विच को प्रेस करेंगे तो हमारा जो ये स्विच है इसका जो मूविंग कॉन्टैक्ट है वो इस टर्मिनल पर आकर कनेक्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जो हमारी फेज सप्लाई आ रही है वो इस टर्मिनल से आगे बढ़ते हुए इस कॉन्टैक्ट के माध्यम से और यहाँ इस पोजीशन पर आकर जो करंट है वो इक्वली दोनों लैंपों में उसकी कैपेसिटी जो होगी लैंप की, यदि दोनों लैंप एक ही कैपेसिटी की हैं, मान लो हमारा एक लैंप 100 वाट का है, दूसरा लैंप 100 वाट का है, तो दोनों बराबर बराबर हमें धारा
उन दोनों लैंपों में चली जाएगी इस पॉइंट के माध्यम से, लेकिन जो वोल्टेज होगा वो कांस्टेंट रहेगा दोनों लैंपों पर। जब धारा लैंप के इस पॉइंट पर उपलब्ध रहेगी तो यहाँ से होती हुई इस लैंप के फिलामेंट में जाकर न्यूट्रल वायर के थ्रू सप्लाई में चली जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ जो धारा विभक्त हुई और लैंप 2 के इस टर्मिनल पर उपलब्ध होती हुई इसके फिलामेंट से न्यूट्रल वायर के होते हुए इस पॉइंट पर आई, तो ये दोनों धारा जोड़कर वापस उसी मूल धारा का जो मान होगा उतना ही हो जाएगा और वापस न्यूट्रल वायर के माध्यम से ये धारा सप्लाई में चली जाएगी। तो बेसिकली जैसे ही हम स्विच को कनेक्ट करेंगे या प्रेस करेंगे तो ये जो स्विच है हमारा ये सर्किट को कंप्लीट कर देगा और सर्किट के कंप्लीट होते ही दोनों लैंप इक्वल ब्राइटनेस से ग्लो करने लग जाएंगे। अब बेसिकली इसका जो वायरिंग डायग्राम डेवलप होगा उसके विषय में देख लेते हैं। तो वायरिंग डायग्राम में जैसा कि हमने देखा था कि हमें एक ही स्विच काम में लेना है और जो हमारे लैंप होंगे वो दोनों अलग अलग स्थान पर स्थापित होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज लैंप जो L1 है वो इस पॉइंट पर हमने स्थापित किया और लैंप 2 है उससे कुछ दूरी पर जाकर स्थापित कर दिया। फेज सप्लाई जो है हमारी वो स्विच बोर्ड में जो स्विच लगा हुआ है उसके एक टर्मिनल पर हमने कनेक्ट कर दी है और जो स्विच का सेकंड टर्मिनल है वहाँ से हमने 2 वायर्स निकाले जो कि फेज वायर को कैरी करने के लिए काम करेंगे दोनों लैंपों पर। एक वायर हमने यहाँ से उठाकर लैंप L1 के एक टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया है और दूसरा जो वायर है वो यहाँ से उठाकर हमने लैंप 2 के दूसरे टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया है। और लैंप L1 और L2 के जो सेकंड टर्मिनल्स हैं उनको लूपिंग विधि का प्रयोग करते हुए हमने न्यूट्रल वायर से कनेक्ट कर दिया है। लूपिंग विधि में कोई कनेक्शन ब्रेक नहीं होगा, ना कोई हम कनेक्टर्स का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले जो न्यूट्रल वायर है वो लैंप L1 में आया है और यहीं से ही कनेक्शन उठाकर हमने लैंप L2 में इसको जोड़ दिया है। जैसे ही हम स्विच को प्रेस करेंगे तो हमारा जो फेज सप्लाई है वो इस पॉइंट से आगे बढ़ते हुए इस पॉइंट पर आएगी और क्योंकि यहाँ हमने इनको पैरेलली कनेक्ट कर रखा है तो करंट हमारा 2 इक्वल भागों में, क्योंकि लैंप की हम कैपेसिटी अज्यूम करते हैं कि दोनों लैंपों की कैपेसिटी इक्वल ही है, दोनों इक्वली करंट डिस्ट्रीब्यूट होकर पहले लैंप L1 में जाएगा और यहाँ से जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट होगा तो ये बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। इसके पश्चात क्योंकि लैंप 2 में भी हमने फेज सप्लाई दी है और न्यूट्रल इसको अवेलेबल है, जैसे ही यहाँ सप्लाई इसको मिलेगी तो इसके जो फिलामेंट है इससे होती हुई न्यूट्रल वायर के थ्रू यहाँ होती हुई वापस यहाँ पर हमारा जो करंट है वापस हमें वही धारा मिल जाएगी। उस धारा का वही मान रहेगा जो हमने इनकमिंग में इस टर्मिनल पर हमें धारा का मान उपलब्ध था। तो वापस इस पॉइंट से होती हुई हमारी न्यूट्रल वायर के थ्रू सप्लाई में करंट चली जाएगी और हमारा सर्किट कंप्लीट होने के कारण दोनों जो लैंप हैं L1 और L2 वो दोनों इक्वल ब्राइटनेस या इक्वल ग्लो करेंगे। इसके बाद हम उसका सिंगल लाइन डायग्राम डिज़ाइन करते हैं। क्योंकि हमारा एक ही स्विच बोर्ड था और एक ही स्विच हमने काम में लिया, तो स्विचेस को क्योंकि वन वे स्विच था तो उसको हमने स्विच बोर्ड के अंदर हमने स्थापित कर दिया है, जिसको हमने उनके रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रिकल सिंबल से यहाँ दर्शाया हुआ है। इसी प्रकार से लैंप L1 को इस सिंबल के माध्यम से और लैंप L2 को इस इलेक्ट्रिकल सिंबल के माध्यम से दर्शाया हुआ है। तो हम यहाँ वायरिंग डायग्राम में देख रहे हैं, इनिशियली जो हमारे इनकमिंग वायर है वो स्विच के अंदर एक है और लैंप से जो वायर्स निकल रहे हैं वो 2 वायर्स निकल रहे हैं, इंडिविजुअल वायर फॉर ईच लैंप, मतलब प्रत्येक लैंप के लिए एक फेज वायर यहाँ से स्विच के सेकंड टर्मिनल से निकलेगा। तो इनिशियली हमारे 2 वायर्स थे, तो हमने सिंगल लाइन डायग्राम में इसको यहाँ 2 वायर्स से दिखाएंगे। यहाँ पर दर्शाया हुआ नहीं है, लेकिन अगर हम दर्शाना चाहें तो यहाँ हमें इनिशियली 2 वायर दिखाने पड़ेंगे। स्विच बोर्ड से क्योंकि हमारे 3 वायर्स काम में आ रहे हैं यहाँ पर 1, 2 और 3, तो हमने उनको 3 वायर्स से डिनोट किया है। इसके पश्चात लैंप 1 जो है उसमें टोटल 3 वायर जा रहे हैं, एक तो हमारा फेज सप्लाई का और एक न्यूट्रल जो कि हमें मिल रहा है और एक न्यूट्रल जो हमने कैरी फॉरवर्ड आगे किया है लैंप 2 के लिए, क्योंकि हमने लूपिंग विधि इस्तेमाल की है। तो लैंप L1 में 3 वायर्स कनेक्टेड हैं, जो कि हमने 3 वायर्स यहाँ पर दिखा रखे हैं। इसी प्रकार से ये जो 3 वायर्स हैं इनको इन 3
लाइंस के माध्यम से हमने दर्शाया हुआ है कि हम 3 वायर्स प्रयोग करने हैं। लैंप L2 में क्योंकि एक वायर तो आपका फेस का रहेगा और एक न्यूट्रल का रहेगा, इसलिए लैंप L2 में जो सप्लाई जा रही है एकल परिपथ में, उसको हम 2 वायर से 2 लाइन के माध्यम से दर्शाएंगे। तो बेसिकली जैसे ही इस सर्किट को अगर हम देखें तो इसमें बेसिकली हमें 2 लैंप और एक स्विच की आवश्यकता थी। जो हमारा फेस वायर है वो कंड्यूट में से होता हुआ स्विच के निचले टर्मिनल पर आएगा, जैसे हम देख पा रहे हैं, और इस टर्मिनल को हम इनकमिंग टर्मिनल भी कहते हैं। इसी के साथ जो ऊपरी टर्मिनल है जिसको हम आउटगोइंग टर्मिनल कहते हैं, उससे 2 वायर प्रत्येक लैंप हेतु हम पृथक से निकालेंगे लूपिंग विधि में, तथा दोनों लैंपों के एक टर्मिनल पर हम एक टर्मिनल पर उन वायर्स को जोड़ देंगे। दोनों लैंपों के जो दूसरे टर्मिनल हैं वो सीधे ही न्यूट्रल वायर से लूपिंग विधि का इस्तेमाल करते हुए उनको हमारे द्वारा जोड़ दिया जाएगा। और सर्किट जैसे ही हम स्विच को प्रेस करेंगे तो हमारा सर्किट कंप्लीट होने के बाद हमारे लैंप्स जो दोनों अलग अलग स्थान पर स्थापित थे, दोनों इक्वल ब्राइटनेस से ग्लो करने लग जाएंगे। इसके बाद कुछ और छोटी प्रॉब्लम्स हम देख लेते हैं कि कैसे हम उनके सर्किट्स को डिज़ाइन करेंगे। यहाँ इस फिगर में हम देखें तो हमें देख रहे हैं इसमें कि यहाँ पर हमें 2 विद्युत घंटियाँ जो कि 2 अलग अलग स्विच, यानी दोनों घंटियों के लिए अलग अलग स्विच हैं और दोनों जो कि अलग अलग स्थान पर स्थापित हैं, यानी हमारी जो घंटियां हैं वो भी अलग स्थान पर स्थापित हैं और दोनों स्विचेस हैं वो भी अलग स्थान पर स्थापित हैं, की सहायता से नियंत्रित करने वाले जो सर्किट है उसकी वायरिंग हेतु हमें लूपिंग प्रणाली को उपयोग में लेते हुए योजना आरेख बनाना है और वायरिंग आरेख बनाना है तथा हमें एकल परिपथ आरेख बनाना है। तो बेसिकली जब हम इस सर्किट की डिज़ाइन करेंगे तो हमें प्रमुख रूप से, जैसे हम प्रश्न में देख रहे हैं, जिन कंपोनेंट्स या अवयवों की आवश्यकता पड़ेगी उनमें प्रमुख रूप से हमें 2 विद्युत घंटियों की आवश्यकता पड़ेगी, 2 स्विचेस की आवश्यकता पड़ेगी, 2 स्विच बोर्ड्स की आवश्यकता पड़ेगी तथा वायरिंग हेतु, क्योंकि हम लूपिंग विधि का उपयोग कर रहे हैं, वायरिंग हेतु हमें वायर्स की आवश्यकता पड़ेगी। अब सबसे पहले हम इसका योजना आरेख डिज़ाइन करेंगे, कैसे हम इसका योजना आरेख बना सकते हैं। योजना आरेख डिज़ाइन करने के बाद हम उसका वायरिंग आरेख बनाएंगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये जो हमारा सर्किट है सबसे पहले हम योजना आरेख देख लेते हैं। योजना आरेख में यहाँ पर हम बेल्स का उपयोग ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम फेज सप्लाई या न्यूट्रल सप्लाई के माध्यम AC बेल्स हैं तो हम फेज और न्यूट्रल का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जांपल यदि हम यहाँ पर हम बैटरी टर्मिनल्स या हम DC सप्लाई का यूज़ कर रहे हैं तो उसको पॉजिटिव और नेगेटिव से हम इसको दर्शाएंगे। इस फिगर में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई यूज़ की है, यानी हम DC सप्लाई काम में ले रहे हैं। इसको यदि हम देखें तो यहाँ पर हमने इस पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव टर्मिनल से जो हमारा स्विच है उसका एक पॉइंट को कंट्रोल कर रहे हैं और नेगेटिव सप्लाई डायरेक्टली हम बेल में दे रहे हैं। स्विच का जो सेकेंड टर्मिनल है वो बेल में हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हमारी पॉजिटिव सप्लाई होगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी इसको डिस्कनेक्ट कर पॉजिटिव सप्लाई हमें यहाँ पर लानी पड़ेगी। पॉजिटिव सप्लाई स्विच के एक पॉइंट पर कनेक्ट कर रहे हैं और इसी प्रकार से जो हमारी पॉजिटिव सप्लाई है, क्योंकि लूपिंग विधि हम काम में ले रहे हैं, तो पॉजिटिव सप्लाई हमने स्विच पे कनेक्ट कर दी और जो हमारी नेगेटिव सप्लाई है वो बेल के एक टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। स्विच का जो सेकंड टर्मिनल है उसको बेल के सेकंड टर्मिनल पर हम कनेक्ट करेंगे। अब इस सर्किट को प्रेस करते ही ये वाली बेल हमारी सर्किट कंप्लीट होने के कारण बच जाएगी
और इस स्विच को हम कंट्रोल जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारी बेल नंबर 2 एक्चुएट होकर बजने लग जाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारी जो पॉजिटिव सप्लाई है वो पॉजिटिव सप्लाई हमने स्विच के एक टर्मिनल पर कनेक्ट की और इसी टर्मिनल से हमने वायर उठाकर जो है वो बेल 2 को दे दिया है पॉजिटिव सप्लाई। और स्विच का जो सेकंड टर्मिनल है उसकी भी जो सप्लाई है वो हमने यहाँ पर लूप कर दी है इस बेल 2 में। इसी प्रकार से और इसी के साथ यहाँ से हमने पॉजिटिव सप्लाई बेल 1 को दे दी। स्विच जो 2 है हमारा, जो स्विच 2 यहाँ दिख रहा है, इसकी जो पॉजिटिव सप्लाई है, यदि हम देखें स्विच बोर्ड 2 पर पॉजिटिव सप्लाई जो बेल की है वो इस पॉइंट से मिल रही है, क्योंकि हमारा जो पॉजिटिव सप्लाई आगे बढ़ाते हुए हमने इस पॉइंट से उठाकर इस पॉइंट पर कनेक्ट करते हुए स्विच नंबर 2 पे कनेक्ट कर दी है। जब हम इस बेल को स्विच को प्रेस करेंगे तो क्योंकि हमारी पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से आगे होती हुई इस पॉइंट पर आएगी और बेल को बेल के एक टर्मिनल पर ये सप्लाई अवेलेबल रहेगी। बेल का जो सर्किट है इंटरनल सर्किट उससे होते हुए हमारे नेगेटिव जो सप्लाई का वायर है उससे होते हुए इस सर्किट को कंप्लीट करेगी और ये बेल हमारी रिंग करने लग जाएगी। इसी प्रकार से जब हम स्विच नंबर 2 को प्रेस करेंगे तो पॉजिटिव सप्लाई जो है वो बेल के स्विच से होती हुई बेल के एक टर्मिनल पर जाएगी और बेल का जो दूसरा टर्मिनल है जो कि पहले से ही नेगेटिव सप्लाई से कनेक्टेड है, सर्किट कंप्लीट होने के कारण बेल का जो इंटरनल सर्किट है वो एक्चुएट होगा और हमारी बेल नंबर 1 जो है वो भी एक्चुएट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जैसे ही हम बेल स्विच नंबर 1 से स्विच बोर्ड पर 1 पर लगे हुए पहले जो स्विच है उसको प्रेस करेंगे तो हमारी फर्स्ट बेल एक्चुएट हो जाएगी और सेकंड जो स्विच है जो कि स्विच बोर्ड नंबर 2 पर लग रहा है उसको हम प्रेस करेंगे तो हमारी जो सेकंड बेल है वो एक्चुएट होकर काम करने लग जाएगी। इसी प्रकार से जैसे हमने पहले देखा था तो इसकी जो हम एकल परिपथ आरेख बनाएंगे तो इनिशियली हमारे 2 वायर्स आ रहे हैं। ये हमारा स्विच बोर्ड नंबर 1 है और उस पर हमने पुश बटन 1 लगा रखा है। जो पुश बटन 1 है उस पर एक वायर तो इनकमिंग के रूप में और 2 वायर आउटगोइंग के रूप में आ रहे हैं, यानी कुल 3 वायर्स हमारे स्विच बोर्ड नंबर 1 से इनकमिंग और आउटगोइंग में प्रयोग होंगे। तो हमने इसको 3 वायर्स से यहाँ पर लाइन से डिपिक्ट किया है। इसी प्रकार से जो आगे हम जब फॉलो करेंगे तो 3 वायर्स ही हमारे जाएंगे, लेकिन बेल नंबर 2 में हमारे 2 वायर्स, एक इनकमिंग जो कि फेस पॉजिटिव सप्लाई है और एक आउटगोइंग जो कि हमारी नेगेटिव टर्मिनल से जो वायर जो सप्लाई या करंट हमारा वापस बैटरी टर्मिनल्स में वापस जाएगा। इसके बाद जब हम बेल नंबर 2 के लिए करेंगे तो बेल नंबर 2 में हमारे 3 वायर्स जाएंगे, जैसा कि हम ऊपर देख पा रहे हैं। एक वायर तो ये और एक इसका वायर और एक ये वायर। इसके बाद जो हमारा स्विच बोर्ड नंबर 2 पर जो स्विच लगा हुआ है उसके लिए हमें 2 वायर हमें यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि इंडिविजुअल, जैसा कि हमारा डिमांड थी कि हमें 2 विद्युत घंटियों को 2 अलग अलग स्विच जो कि अलग अलग स्थान पर स्थापित हैं को नियंत्रित करने के लिए हमें जो वायरिंग डायग्राम बना था तो उसके लिए हमने योजना आरेख, वायरिंग आरेख और एकल परिपथ आरेख डिज़ाइन कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हमने बेसिकली 2 प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया, डिटेल्ड स्टडी की उनमें, और उसका हमने योजना आरेख डिज़ाइन किया और उसके बाद हमने योजना आरेख की मदद से वायरिंग आरेख डिज़ाइन किया तथा वायरिंग आरेख जब हमारा कंप्लीट हो गया तो उससे हमने एकल परिपथ आरेख उसका डिज़ाइन किया। इसी प्रकार से छोटी छोटी और प्रॉब्लम्स को हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे और उनको डिज़ाइन करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।